हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा हमने आपसे कहा था कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले हम आप सभी का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो हाल में आपका 4 फरवरी से पेपर हुआ था भाई 2026 में। सारे क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो साथियों देखिए कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे इसी साल, जो आपका 4 फरवरी से पेपर हुआ था, किस लेवल के सवाल पूछे गए थे, आपका कितना स्कोर बनता है। और ये क्लास आप सभी का मॉक टेस्ट भी होगा। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का सवाल आप सभी को करना है, लेकिन हर एक सवाल पे 1 नंबर का आप सभी का माइनस मार्किंग होगा। ये पहला मॉक टेस्ट होने जा रहा है। आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग का केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। 40 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। इनके नंबर आपके पेपर में नहीं ऐड होते हैं, मेरिट लिस्ट में नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन आप सभी को क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 40 क्वेश्चन में से जो मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे पहला सेशन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इतना क्वेश्चन आपने सही किया तो आपका पहला सेशन क्वालिफाइंग हो जाएगा मैथ रीजनिंग का। ध्यान रखिएगा, यदि आप पहला सेशन मैथ रीजनिंग का मैक्सिमम 12 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे 40 क्वेश्चन में से, तो आपका जो जीके इंग्लिश मेन है, जो आपका नंबर जुड़ता है, मेरिट लिस्ट जिससे बनता है, वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हर एक स्टूडेंट भाई लगभग 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर देते हैं, सबका रिजल्ट आता है। मेन आपका भाई जीके इंग्लिश है, इन्हीं से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, रिजल्ट बनता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए साथियों, 4 फरवरी के शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट में स्कोर पूछेंगे। टोटल क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन से हटा दिया गया था? बताइए, रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासन से हटा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1240 में। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप देखते रहिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। आपको इसी तरह तैयारी करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद क्या योजना शुरू की गई थी? यानी कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद क्या योजना शुरू की गई थी? तो याद रखिए साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था? बताइए, किस दार्शनिक का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था? तो रामानुज का हुआ था जन्म भाई 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? बताइए साथियों, कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो ध्यान रखिए भाई, वो वायुमंडल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहले दिन तो इस टॉपिक के अधिक क्वेश्चन आ गए थे, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो गए थे। यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा भाई कि 4 फरवरी 2026 को जो पहले शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई सारे शिफ्ट का हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज लगभग 2 शिफ्ट का क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, देखिए, 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच समयावधि ये किसके उदय से जुड़ी है? 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की समयावधि ये किसके उदय से जुड़ी है? तो ये साथियों मगध के उदय से जुड़ी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, नौरता नृत्य ये किस क्षेत्र में किया जाता है? नौरता नृत्य ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, कोलाइड में बिले जैसे घटक या परिक्षिप्त कण क्या बनाते हैं? कोलाइड में बिले जैसे घटक या परिक्षिप्त कण क्या बनाते हैं? तो ध्यान रखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, हृदय गर्भ शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए साथियों, हृदय गर्भ शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो ध्यान रखिए ये सोने का गर्भ होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, और साथियों आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आज से भाई जून कार्निवाल सेल स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोगों के लिए भाई रामबाण होने वाला है, क्योंकि आज से यदि आप टेक्स्ट बुक में इनरोल कर लेते हैं तो सबसे पहले तो एसएससी का आपका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपको हजारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे भाई, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे इसमें, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको मिलेगा कैसे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो यहाँ पे देखिए GUV12 इस्तेमाल करते हैं तो आपको भाई 12% और ऑफ मिल जाएगा। ये 351 रुपये है ना, इसमें आपको 12% ऑफ मिलेगा यदि आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं GUV12। तो साथियों आज रात 12 बजे के बाद से आप ले सकते हैं, 12 बजे के बाद लेंगे और ऑफर मिलेगा। ये 27 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में होने वाले हैं। तो भाई आपके लिए होने वाला, इससे आप भाई अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको और भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगी। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में रक्तदाब, लार आना और वामन सहित अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि किस में होती है? ये इंपॉर्टेंस वाले भाई। मनुष्य में रक्तदाब, लार आना और वामन सहित जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ये साथ में मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि पल्स मस्तिष्क में होती है। मेडुला पल्स मस्तिष्क कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है? तो साथियों कौन सा त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है? तो भाई यूरू काबत है। ये त्यौहार साथियों ना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील बैसाखी उत्सव से जुड़ी है? तो साथियों कौन सी झील बैसाखी उत्सव से जुड़ी है? तो मेरे भाई ये रिवाल्सर झील, ये झील ना बैसाखी उत्सव से जुड़ी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। और साथियों आगे बढ़ने से पहले इस सीरीज में हम लोग लगभग 10 से 15,000 भाइयों को ऐड करेंगे, जिससे तैयारी हम लोग साथ में करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि देखिए अभी वैकेंसी आपकी आने वाले में कुछ समय बाकी है, तो अपनी तैयारी यदि हम आज से करते हैं तो हम जो लास्ट में हमारे ऊपर बर्डन आता है कि क्वेश्चन कहाँ से फंस जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चन को साथ हम लोग क्लास में कवर करें बहुत ही शानदार तरीके से। तो बस आप भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करेंगे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिले। और यदि आप क्लास में नए तो भाई क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी? बताइए साथियों, किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी? तो 1991 में। बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये नया टॉपिक के सवाल पूछा गया था भाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा 1998 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितने डिग्री कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है कितनी डिग्री के कक्षीय नति पर पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है? तो भाई 51.6 डिग्री की कक्षीय नति पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, 1930 में किसने दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए साथियों, 1930 में किसने दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, मई 2025 में विकसित भार्गव शास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए साथियों, मई 2025 में विकसित भार्गव शास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे। तो झुंड ड्रोन खतरों का मुकाबला था। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, डैश एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब संचरित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति मिलाते हैं। बताइए साथियों, एक विक्षोभ कौन है जो किसी माध्यम में तब संचरित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति में लाते हैं? तो भाई वो तरंग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 18,
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अन्वेषण करना है? बताइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह का अन्वेषण करना है? तो भाई याद रखिए शुक्र का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। वास्तविक सकल देशी उत्पाद यानी जीडीपी गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? बताइए। तो साथियों जीडीपी गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तु और सेवा का इनका जो मूल्यांकन है किस पर किया जाता है? तो भाई कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय पर किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए साथियों, रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रखिए जर्मनी देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? बताइए, निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो याद रखिए भाई, इसका तात्पर्य कि सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का 100% निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित और 1905 में प्रकाशित कविताओं की कौन सी पुस्तक थी? तो साथियों सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है और 1905 में प्रकाशित कविताओं की कौन सी पुस्तक थी? तो भाई द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई आप लोग अपना आंसर की चेक करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक कटस्सो महादेव मंदिर को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, एक कटस्सो महादेव मंदिर को और किस नाम से भी जानते हैं? तो भाई 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं एक कटस्सो महादेव मंदिर को। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। इसमें लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना होगा। एक तरह से हम लोग सीरीज की तैयारी करने वाले, बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज में रहने वाले आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण ये किसकी बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा है? बताइए भाई, प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण ये किस राज्य की बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा है? तो आइए, बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस जो ऋषि गुफा है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैसे ठुमरी अपनी संरचना और प्रस्तुति में बहुत गीतात्मक होती है। ध्यान से बताएंगे आप सभी लोग। बिल्कुल ठीक है भाई, ठुमरी एक प्रेम गीत है। ठीक है, इसलिए इसका पाठ सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण, यानी दोनों आपके ठीक है भाई, कथन आपके दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन आपके परफेक्टली आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? तो साथियों 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक वो कौन सा था? तो वो एसबीआई बैंक था। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको मालूम है ना 1956 से लेकर 61 के बीच में हुआ था। देखिए पहला कथन पढ़िए, लक्षित विकास दर 8.6% थी। बताएंगे आप सभी लोग? नहीं भाई, 8.6% नहीं थी भाई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था। ये बिल्कुल ठीक है भाई, केवल दूसरा आपका कथन सही है दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, यानी केवल दो आपका सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? तो 13 किलोमीटर की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। परपटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक कौन है? परपटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक कौन कौन से होते हैं भाई? तो एक सिलिका होता है, एक एल्यूमिना होता है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? बताइए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बने थे? तो साथियों बिंदुसार बने थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है? भाई ये सारे सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं। 4 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे,
ध्यान रखिएगा, जब आपका पेपर की शुरुआत हुआ था, परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है, बताइए अमरबेल करता है या किलनी? ध्यान से बताएंगे आप सभी लोग। बिल्कुल दोनों करते हैं भाई, अमरबेल भी करते हैं और किलनी भी करते हैं, यानी एक और दो दोनों होंगे। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ आप सभी से पूछ रहा है, तो ताम्र और स्टोन युग है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों जो पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों याद रखिए गोवा से संबंधित है भाई, कुणबी नृत्य जो है लोक नृत्य। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रथवा जनजाति संबंधित है। रथवा नृत्य ये किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? रथवा जनजाति संबंधित रथवा नृत्य ये किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो भाई याद रखिए गुजरात राज्य का है ये। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। मटर के पौधे जैसे कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर किसके सहायता से ऊपर बढ़ते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए। मटर के पौधे जैसे कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर किसकी सहायता से ऊपर बढ़ते हैं? भाई जो उनके टेंड्रिल होते हैं, टेंड्रिल को क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं ना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो भाई प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है? आप सभी को मालूम होगा 12 वर्षों में एक बार होता है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से त्यौहार संबंधित धर्म का कौन सा युग्म सही है? भाई त्यौहार संबंधी धर्म का कौन सा युग्म सही है? 12 वफात इस्लाम, ये बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ड्रैग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? बताइए साथियों, वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? तो उसे गलनांक कहेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है? तो साथियों कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले अंतरण अदायगी का उदाहरण इनमें से नहीं है? तो राष्ट्रीय ऋण का ब्याज, ये नहीं है भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो प्रिया हजेला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? बताइए साथियों, किस भारतीय राज्य के 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए क्या पूछा था। भारत में SARF AESI अधिनियम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि SARF AESI, भाई देखिए SARF AESI अधिनियम ये किस क्षेत्र से संबंधित आता है भाई? तो ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सरफेसी अधिनियम बोल सकते हैं आप लोग एक तरह से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंदमठ के लेखक कौन है? भाई आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? तो साथियों इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किस स्थापत्य पैटर्न पर आधारित है? तो साथियों फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है वो किस स्थापत्य पैटर्न पे आधारित है? तो याद रखिए बौद्ध बिहार के पैटर्न पे आधारित है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र समूह को मेम्ब्रोनोफोन के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों,
किस संगीत वाद्य यंत्र समूह को मेम्ब्रोनोफोन के नाम से जाना जाता है? तो भाई औनद वाद्य के नाम से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, बृहदेशिक रचयिता कौन है? बृहदेशिक रचयिता इनमें से कौन है? तो मतंग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो साथियों मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो भाई कण वंश लिया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? तो साथियों इनमें से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? तो भाई वो रंगमा है। ये रंगमा जो युद्ध नृत्य नागाओं का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये आज के सेशन में हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं भाई। आज पहला क्लास था तो कम ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आपका साथी हम 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। पहले में मैथ रीजनिंग को हम लोग लेकर चलेंगे, जीके इंग्लिश को लेकर चलेंगे, ठीक है। ऐसे आपकी क्लास आने वाली है। तो बताइए साथियों कि आपका लगभग इन 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ? ईमानदारी के साथ बताइए, क्योंकि हर एक क्लास का भाई हम कमेंट चेक करेंगे, ठीक है। आपने कितना सही किया, नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको बताना है। डेली क्लास आएगी भाई, सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगी और एक शाम में क्लास मिलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे तुरंत। क्लास पे नए तो भाई क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और भी आपके मन में कोई भी डाउट है SSC MTS हवलदार एग्जाम 2026 के लेकर तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।